नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख सकते हैं प्रयागराज से मेरे साथ रूबिका लियाकत भी जुड़ी हुई हैं। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे भी इसी पर चर्चा करेंगे कि 10% सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है वो बाउंड्री के पार जाता है या नहीं जाता, क्योंकि कई विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि ये वो छक्का है जो बाउंड्री से पहले ही गिर जाएगा। कुल मिलाकर के कल लोकसभा में सेमीफाइनल जीता जा चुका है मोदी सरकार की तरफ से और आज फाइनल है राज्यसभा में। राज्यसभा में लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सभी को स्पीकर ने 3-3 मिनट का वक्त दे दिया और अब कुछ ही देर में समझा जाता है कि वोटिंग शुरू हो जाएगी और यह भी समझा जाता है कि राज्यसभा से भी सरकार इस बिल को निकाल ले जाएगी। तो तमाम बातें इससे जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट्स में हम आपको दिखाएंगे और लाइव राज्यसभा में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही जब वोटिंग होगी तब भी वहां लिए चलेंगे और भी तमाम सारी खबरें इससे जुड़ी दिलचस्प हमारे पास हैं। रूबिका, अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यहाँ बता दूं कि टेम्परेचर पारा जो है वो लगातार यहाँ पर गिरता जा रहा है। मैं गंगा के तट पर मौजूद हूँ, यहाँ पारा गिर रहा है और वहाँ देखिए आप देश में पारा सियासी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्यसभा में तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा है, चर्चा चल रही है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत हमें करनी है, तो ये जो मोदी मास्टर स्ट्रोक है, मैं सबसे पहले अनुराग इससे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि इसका एक राज हमें पता चला है। आपको पता है कि सामान्य वर्ग को इसमें जो गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने के बाद फिजा में जो बदलाव आया है, जो लोग अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे वो अचानक सिर्फ 10% आरक्षण पर 100% जो है वो बातचीत कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होगा अनुराग हमारे दर्शकों को कि ये फैसला जो सवर्ण जाति के लोगों के बैकवर्ड सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने का था, वो कितने टाइम में लिया गया और कैसे लिया गया, जरा इस राज से पहले पर्दा हटाते हैं और उसके बाद अनुराग आगे बढ़ेंगे। 10% आरक्षण देने का निर्णय क्रांतिकारी है, ऐतिहासिक है। 21वीं सदी में एक और अंबेडकर ने पैदा हुए। जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को बड़े बड़े विद्यालय में भेज करके पढ़ा लेते हैं, जो गरीब है वही पिछड़ा हुआ है। उसके लिए ये कदम लाया गया है, बहुत अच्छा कदम। बहुत लंबे समय से अपेक्षित एक फैसला था और मैं समझता हूं जिससे एक भेदभाव की खाई सी लोगों ने क्रिएट हो गई थी और इससे सामाजिक समरसता का भाव पैदा होगा। हमने कहा था कि गरीब की सरकार होगी, मोदी जी की सबका साथ सबका विकास, उस पर हमने लगातार 4.5-5 वर्षों में काम किया है और ये निर्णय भी उसी हित में है। 10% आरक्षण के जिस दांव से बीजेपी चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है, सूत्र बता रहे हैं कि उसकी तैयारी उसने महज 24 घंटे में की। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। पीएम मोदी के तरकश के इस तीर की जानकारी प्रस्ताव सामने आने तक मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी नहीं थी। राजनीति से ये प्रेरित नहीं होता और चुनाव में जो आपकी सेवा लोगों ने करी है अच्छे दिन की, जिनको आपने अच्छे दिन दे दिए, तो आप कभी भी ना लाते, आप कभी नहीं लाते इसको। ये तो वोटर बोला है, गरीब बोला है, किसान बोला है, तो आपने कहा अब हम कुछ करें। सूत्रों के मुताबिक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने बिल महज एक दिन में तैयार किया। कैबिनेट में प्रस्ताव पेश होने तक बिल के नोट को मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच भी नहीं बांटा गया था। शीतकालीन सत्र के आखिरी वक्त में बिल तैयार करने का फैसला उच्च पदस्थ लोगों ने किया। गोपनीयता इस कदर थी कि बिल की समीक्षा के लिए कानून मंत्रालय तक को मंगलवार सुबह का इंतजार करना पड़ा। आप इस कानून को सिर्फ और सिर्फ आज छलावे के तौर पे आप इलेक्शन पर्पस से लाए, जब आखिरी दिन कुल मिलाकर गरीबों को 10% आरक्षण का दाव उसी गोपनीयता से खेला गया जिस तरह नोटबंदी या सर्जिकल स्ट्राइक का खेला गया था। यानी 8 नवंबर 2016 मोदी सरकार ये जानती थी कि कांग्रेस के लिए इसका विरोध मुश्किल होगा। कि अगर सरकार ये सोचती है कि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक दलों के सामने कर दी कि जिन्होंने खुद ये प्रतिबद्धता दिखाई थी, जिनकी सोच अपनी ये थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी। जाहिर है
कांग्रेस ने 2004, 2009 और 2014 के घोषणा पत्र में सामान्य वर्ग के पिछड़ों को आरक्षण की बात की थी। मनमोहन सरकार ने 2006 में आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान के लिए सिन्हा कमेटी भी बनाई, जिसकी रिपोर्ट 2010 में आ गई, लेकिन आरक्षण का ऐलान नहीं हो सका। मोदी सरकार ने ये दांव खेला तो इसकी 3 बड़ी वजहें थी। पहली, 3 राज्यों में चुनावी हार की एक वजह सवर्णों का नाराज होना सामने आया। दूसरी, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण 49.5% आरक्षण से अलग है, यानी कि SC, ST या OBC नाराज नहीं होगा। तीसरी, अगर बिल पास नहीं होता तो ठीकरा विरोधियों के सर फूटेगा और खतरा 95% आबादी से है। प्रधानमंत्री अगले 10 दिन में आपको कहीं ना कहीं रैली में ताली बजाकर ये बोलते नजर आएंगे, मैंने तो बिल लाया था लेकिन इन्होंने ये कैंसिल कर दिया। I shall now put the motion that the bill as amended be passed. आरक्षण का ये दांव 2019 के लिहाज से मोदी का मास्टर स्ट्रोक जरूर है, लेकिन सत्र के आखिरी दिनों में पेश किए जाने के पीछे राजनीति देखी जा रही है। इस बिल का निशाना 2019 का चुनाव है। 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण। ये कहां है समता का अधिकार जो लोगों को आप बता रहे हैं कि लाभ पहुंचाने के लिए और गरीबों के लिए ये सब कर रहे हैं। उन गरीबों की दिक्कत ये आएगी कि उनके लड़के जब बहुत मेरिट हाई होगी, उनका कट ऑफ इतना ऊंचा होगा जो जनरल कैटेगरी के लोगों से ऊपर होगा। अगर वो उसमें न होते तो ज्यादा संख्या में आ सकते थे, लेकिन आपने उनकी मेरिट को भी शॉर्टकट कर दिया और संख्या घटा दी बजाय बढ़ाने। बजाय आप देखिएगा, आप 1 साल बाद जब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आए, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य आपस में बात ना करें। प्रोफेसर साहब, जब पब्लिक सर्विस कमीशन के कृपया शांति, कृपया जब पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेकंड बोले, मैंने बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं की, इन्होंने मुझे एड्रेस किया इसलिए मैंने जवाब दिया। अब ये मेरिट्स की बात करें, मुस्लिम आरक्षण लेके आए तो मेरिट्स वालों की संख्या कम नहीं होगी क्या? आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे, कि मेरिट्स के बच्चों का क्या होता? बहरहाल आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए बिल लाकर पीएम मोदी ने एक बार फिर जता दिया कि वो ऐसे फैसले ले सकते हैं जो पिछली कई सरकार जानते समझते नहीं ले पाई। इसीलिए इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के सोलापुर और यूपी के आगरा में रैली की। इन दोनों रैलियों के बीच राहुल गांधी ने जयपुर में किसानों की सभा की। मोदी को आज बोलते देखकर 2013-14 का उनका अंदाज याद आ गया। काफी फॉर्म में थे वो आज, लेकिन आज राहुल गांधी का 2019 वाला ब्रांड न्यू अंदाज भी दिखाई दिया। तो आज आपको मोदी का 2013 वाला अंदाज दिखाते हैं और साथ साथ राहुल मोदी का सीधा मुकाबला भी आप देख सकेंगे। चारों तरफ मैडम सोनिया जी के दूत लगे हैं, चारों तरफ कैमरा लगे हैं। कहीं से भी एक शब्द इधर उधर हो जाए तो मोदी पर चढ़ बैठना चाहते हैं। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जब मैं सोलापुर में शिलान्यास के लिए आया था, तब भी मैंने कहा था कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना, ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के, उच्च वर्ण के लोगों को भी
गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। पीएम मोदी का 2014 वाला अंदाज 2019 में लौट आया है। पुराने तेवर को आज नए शब्द मिले। मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये मिशेल मामा किसी दूसरी कंपनी के विमानों के लिए लॉबिंग कर रहा था। अब इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी है कि कांग्रेस के नेता जो शोर अभी कर रहे हैं उसका मिशेल मामा से क्या कनेक्शन है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस का वो शर्मनाक कांड उसे भी भुला दिया गया। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम यूपी के अनेक हिस्सों में क्या हुआ था इसको भी भुलाने की कोशिश की जा रही है। 1 जनवरी से 2019 के चुनावी मोड़ में आए मोदी ने ये तय कर लिया है कि इस बार चुनाव चौकीदार बनाम नामदार होगा। सोलापुर में 47 मिनट के भाषण में 14 बार उन्होंने चौकीदार कहा। चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए? चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि ना बढ़े? चौकीदार को आपके आशीर्वाद है कि नहीं है? आपके आशीर्वाद है इसलिए चौकीदार लड़ रहा है। चौकीदार को ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है। मैं आपसे पूछता हूं ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? आपके आशीर्वाद यही चौकीदार की ताकत है। लेकिन चौकीदार ये सफाई अभियान को बंद नहीं करेगा, क्योंकि एक चौकीदार न सोता है। मैं आपसे पूछता हूं ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? इकट्ठा होकर चौकीदार को डराने के सपने देख रहे हैं, लेकिन मोदी है दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। तो आगरा में 5 मिनट के अंदर ही 8 बार बोल गए चौकीदार। चौकीदार है ये चौकीदार ने किस चौकीदार पर आपके चौकीदार ने ईमानदारी से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर चौकीदार मैं हर देश को एक एक चौकीदार के रूप में खड़ा करने पर लगा हुआ। दोस्तों चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं। राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले बयान पर मोदी का ये 22 गुना वार था। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। क्योंकि ये चौकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। इसके अलावा मोदी ने आगरा में 10% आरक्षण बिल के समय को लेकर विरोधियों के हमले का भी जवाब दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए? मुझे बताइए, ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं न कहीं चुनाव न हो? अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो। उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए।
मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में थे तो राहुल का 2019 वाला अवतार जयपुर की किसान रैली में दिखा। चौकीदार चौकीदार और चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमन जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला ने पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, ऐसे बौखला गए, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है। तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। दिल्ली में सत्ता के गलियारे से लेकर किसानों की मंडी और राशन की दुकानों तक बिचौलियों को हटाने की मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैक फुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे। टैक्स चोरी से लेकर रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी के जवाब आज उनको देने पड़ रहे हैं। पसीना छूट रहा है, आपने देखा है, आंखें फटी फटी रह जाती है। साल शुरू होते ही माहौल गर्म है। मोदी और राहुल दोनों अटैकिंग मोड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। प्रयागराज से और स्टूडियो से इस वक्त आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रोक आजकल रामदास अठावले लगा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की कमी नहीं खलने दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी 10% आरक्षण को लेकर, तो अपने ही अंदाज में एक बार फिर से नजर आए। आपको सुनाते हैं क्या कहा रामदास अठावले ने। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का।
बात हमसे पूछेगी कि अभी क्यों लाए हो, इसका जवाब देना जरूरी है। ये बताएं, अगर आप समय से नहीं लाए, हम आपके लिए लेट से ही लाए, तो इस पर हमें हिम्मत तो दिखाया। नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि गरीबों के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास की हम चिंता करते हैं। लेकिन डेरिक बाबू क्रिकेट को काफी चिंता करते हैं उसकी, कई बार उनका क्रिकेट का आजकल देख रहे हैं कि उनके बचपन की कहानियां बहुत आती हैं, अच्छा लगता है हमको सुन करके। हालांकि उनके बाकी कहानियां भी बहुत हैं, वो भी हमको मालूम है, इंक्लूडिंग इस योर डेज ऑफ द ग्रेट क्विज मास्टर, बट वो चर्चा बाद में करेंगे। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आपको हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है। हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा, देश की जनता एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी, हमारा बड़ा विश्वास है। पहली बात तो यह है कि आपने संशोधन तो कर दिया और यह भी कह दिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आरक्षण मिलेगा और 10% मिलेगा, लेकिन इसके पीछे कोई डेटा आपने तय किया, कलेक्ट किया कोई डेटा? प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है, कहां ओबीसी ज्यादा हैं, कहां दलित ज्यादा हैं, उसकी परसेंटेज हर प्रदेश में क्या है, क्या करना चाहिए, वो डेटा आपने कलेक्ट किया? मुझे याद है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और पहली बार 1982 में सदन में रखी गई और उसके बाद 1983 में सदन में रखी गई और फिर 1990 में जाकर पास किया गया। मतलब कि उसको भी लगभग 10 साल लगे। यहां तो आप एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है कि एक संविधान का संशोधन करने जा रहे हो, वो भी एक दिन में, बिना कोई डेटा के, बिना कोई रिपोर्ट के? 8 लाख का मापदंड आपने कैसे तय किया? एक तरफ तो आप इनकम टैक्स जो है, किसी का 1.25 लाख अगर वो कमाता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, 2.5 इनकम टैक्स देना पड़ता है, और यहां 8 लाख में आप कहते हो कि 8 लाख से जो कम होगा वो गरीबी रेखा में आएगा। तो आप वो भी इनकम टैक्स लिमिट 2.5 से 8 लाख कर दीजिए ना, बजट में कर दीजिए ताकि उनको भी राहत मिले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास 5 एकड़ लैंड है? आपने यह तय किया है कि कितने लोगों के पास 100 गज का प्लॉट है? कितने लोगों के पास एक घर 1000 स्क्वायर फीट का है? आपने ये कोई डेटा कलेक्ट किया है? सारे देश में डेटा कलेक्ट किया है? और 200 गज नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में कितने लोगों के पास हैं? बिना डेटा कलेक्ट किए हुए ये आप संशोधन लेने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। ओबीसी की रिजर्वेशन है वो केवल 11% है, 27% तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन 50% की मैक्सिमम है, तो 11% उनको है और 38.5% SC STs को है। तो बैकवर्ड को तो मिल नहीं रही, और अब 10% आपने दे दी। उड़ीसा की पॉपुलेशन जो जनरल कैटेगरी है वो 6% है, तो वहां आप 10% दे रहे हो, ओबीसी को 27 मिल नहीं रही, और उत्तराखंड में भी यही हाल है। तो जब तक हर प्रदेश में आप ये नहीं तय करोगे क्या पॉपुलेशन है, किसको फायदा होने वाला है, कैसे फायदा हो, फिर आप कानून लाओगे, तो फिर तो ऐसे लगेगा कि भाई सही कानून है, बिना सोचे समझे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा दुख हुआ होगा पिछले चंद दिनों में, और आप सोचती हो कि इसकी वजह से आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। रौनक तो तभी आएगी जब जनता के चेहरों में रौनक आएगी। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। आप ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हो और देखते हो तरंग कैसी पैदा हो रही है। वाटर टेस्ट करते हो, वाटर टेस्ट कर रहे हो, आपने कंकर डाला,
ये 10% का, और देख रहे हो कि तरंग कैसी पैदा हो रही है। सर ये तरंग ली जाएगी। आज जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हों, ये रास्ता तय हो रहा है कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। सर एक आखिरी टिप्पणी मैं करना चाह रहा था, सर बुरा ना माना जाए मेरे, सर बड़ी मुश्किल से सर आदरणीय उपसभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से यह हासिल हुआ है। उपसभापति महोदय गौर फरमाया जाए। सर बड़ी मुश्किल से सुबह में यह हासिल किया सर, रंग भी मिलता जुलता है सर ये झुनझुना कहते हैं इसे, आमतौर पर यह बजता है सर, लेकिन इस दौर में यह झुनझुना सत्ता प्रतिष्ठान के पास है, हिलता है बजता नहीं है सर, हिलता है बजता नहीं है। अब सर आखिरी टिप्पणी एक कर के खत्म करता हूं। आखिरी टिप्पणी, चूंकि हम एकमात्र दल हैं जो खुलेआम विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप पिछड़ो, आप एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित हो, और ये डंके की चोट पर कह रहे हैं, आपके मनसा वाचा कर्मना में ये चीजें हैं। और देखिए रूबिका, जब राज्यसभा में इस आरक्षण को लेकर के इस तरीके की चर्चा, इस तरह से बहस चल रही है, तो हम दर्शकों को 2015 याद दिलाते हैं। बिहार का चुनाव होने वाला था, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा का बयान दिया था, आपको याद होगा। विपक्ष ने हंगामा मचा दिया था, बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन अब चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया, मतलब सीधे नहीं तो घुमाकर मोदी सरकार ने किया वही जो संघ चाहता था। क्या बात हुई ऐसी, एकदम से इसको लाया गया 4 साल 7 महीने, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो गया था 4 साल 7 महीने कि उसके बाद आप लाए हैं आखिरी सत्र के अंदर। ये आखिरी सत्र है, उसके बाद चुनाव है। बहस के दौरान ये सवाल कई बार उठा। सवाल जायज है क्योंकि पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। पीएम मोदी भी कहते थे कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अब आगे किसी को कोई आरक्षण बढ़ाने का हक नहीं है। अब किसी को भी आगे बढ़ना है तो उसमें से कोई न कोई बेईमानी करनी पड़ती है। लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी और भी कुछ राजनीतिक दल वो क्या करने जा रहे हैं आपको मालूम है? एक पाप की योजना बना रहे हैं लोग, पाप की योजना। आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं, संप्रदाय के आधार पर दूसरे संप्रदाय को देने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर यह आरोप तब मढ़ा था जब बिहार चुनाव से पहले आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। भागवत ने कहा था कि देश के हित में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो आरक्षण पर समीक्षा कर ये बताए कि कौन से क्षेत्र में और कितने समय के लिए आरक्षण दिए जाने की जरूरत है। आरक्षण का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। भागवत के इस बयान को विपक्ष ने ऐसे प्रचारित किया जैसे संघ पिछड़ी और अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के मुखिया की बात मानकर तो आरक्षण की समीक्षा करके इसकी आड़ में इस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की तो बहुजन समाज पार्टी फिर चुप नहीं बैठने वाली है। बहुजन समाज पार्टी फिर पूरे देश के अंदर जन आंदोलन शुरू कर देगी। मोहन भागवत के बयान का ये मतलब भी निकाला गया कि संघ चाहता है आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, न कि जाति के आधार पर। इसके बाद बीजेपी बैकफुट पर थी। तमाम नेता सफाई देते देते थक गए। राहुल जी, पवार साहब, कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है।
इस कमिटमेंट को बीजेपी ने भी पूरा किया, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने जब SC/ST एक्ट में संशोधन किया तो सवर्णों का गुस्सा बढ़ गया। 3 राज्यों के नतीजों में ये गुस्सा दिख भी गया। ऐसे में बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और मामला संघ के एजेंडे की तरफ मुड़ गया। जिस तरह से ये लाया गया है, मैं पूरा आई वुड लाइक टू चार्ज दिस गवर्नमेंट दैट दिस इज पार्ट ऑफ अ नेफेरियस एजेंडा ऑफ द RSS कि आहिस्ता आहिस्ता ये आरक्षण को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं, तभी ये इस तरह से बीच बीच में डाला जा रहा है। जो RSS के कुछ लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि असल में हमने अंदर घुसना है, एक बार संविधान में अमेंडमेंट हो जाए, हम SC/ST एक्ट की जो रिजर्वेशन है वो भी हम कम करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि बिहार में इन्होंने बयान दिया था बिहार में कि रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। हालांकि आरक्षण को लेकर संघ की जिस सोच पर सवाल उठते रहे हैं, उसे मोहन भागवत ने अपने शब्दों से रफू कर दिया था। सामाजिक विषमता दूर करने के लिए संविधान में जितना जहां आरक्षण दिया गया है उसको संघ का पूरा समर्थन। जिनके लिए आरक्षण दिया गया है वही करेंगे। उनको जब लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं हमको, तो फिर वो देखेंगे, लेकिन तब तक इसको जारी रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष पब्लिक के बहाने मोदी पर लगातार अटैक कर रहा है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आई एम अ वेरी बैड सिंगर सर, सो आई विल नॉट सिंग। आज अंदर क्या है बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। We can sing it in chorus when the house adjourns, sir. I shall now put the motion that the bill as amended be passed. विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन मोदी सरकार ने पिछड़ों और SC/ST के आरक्षण को छेड़े बगैर अपने कोर वोट बैंक यानी सवर्णों को आखिरकार साध ही लिया। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।